नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार, ड्राइंग एंड पेंटिंग से। अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि इससे पूर्व जो हमारी चर्चा चल रही थी प्रपोर्शन यानी प्रमाण। तो इसके बारे में जैसे इसके जो सर्वश्रेष्ठ हम उदाहरणों में हम चर्चा कर रहे थे कि जो उसके जो सर्वप्रथम मिस्र से प्राप्त होते हैं, और मिस्र में क्या है, जैसे वहाँ के पिरामिड हो, वहाँ के मूर्ति शिल्प हो और वहाँ के जो चित्र रचनाएँ, उनमें सबसे श्रेष्ठ उदाहरण इसके देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार जैसे यूनान की प्राचीन कला में भी इनके प्रयोग देखे जा सकते हैं। और यूनानी दार्शनिक जैसे यूनानी दार्शनिक पाइथागोरस, यूक्लिड और प्लेटो के विचारों ने मध्ययुगीन अनुपात संबंधी अवधारणाओं को प्रभावित किया। यानी कि आगे चलकर ये जो थिंकर थे, विचारक थे, जैसे पाइथागोरस, यूक्लिड और प्लेटो के विचारों ने भी मध्ययुगीन जो मिडिल काल है, मध्ययुगीन अनुपात संबंधी अवधारणाओं को प्रभावित किया। और आगे चलकर यह रेनेसा काल, रेनेसा पीरियड से में इस प्रमाण व्यवस्था को स्थापत्य रचना के अतिरिक्त भी व्यापक रूप में प्रयोग लाया गया। और बड़े बड़े जो चित्रकार जैसे लियोनार्डो, माइकल एंजेलो आदि कलाकारों ने मानव शरीर की रचना में इस प्रमाण व्यवस्था को अपनाया। यानी कि जो बड़े आर्टिस्ट थे, इन्होंने जैसे लियोनार्डो विंची, माइकल एंजेलो, ये रेनेसां पीरियड के आर्टिस्ट रहे हैं। तो इन्होंने सबसे पहले इस प्रमाण को, या जो प्रपोर्शन है, तो माइकल जो अपनी जो मानव आकृतियाँ थी, मानव शरीर की रचना में इस प्रमाण व्यवस्था को इन्होंने अपनाया कि हाथ कितना बड़ा होना चाहिए, कंधा कितना होना चाहिए, आँख, नाक, कान, मुंह कैसा होना चाहिए, ये सब एक प्रपोर्शन के अनुसार ही होने चाहिए। तो इन चीज़ों को इन्होंने अपनाया। अब है जैसे प्रमाण तथा भूमि विभाजन, कि जैसे मान लो कोई भी जो पेंटिंग है या जो कंपोजिशन है, उसके अंदर के प्रमाण और भूमि विभाजन किस प्रकार से किया जा सकता है। तो प्रमाण से संबंधित अन्य समस्या चित्रभूमि के विभाजन की होती है। और स्वर्णिम सिद्धांत के अनुसार आकृति को ठीक मध्य में न रखकर दाएं अथवा बाएं अथवा ऊपर या नीचे रखा जाता है, जो अनुपात में 2/3 हो। और अनुपात व्यवस्था की यह स्थिति रेखा, वर्ण, आकार आदि सभी कला तत्वों में होने पर ही इच्छित प्रभाव उत्पन्न करती है। परंतु अनेक बार, जिसे हम कह सकते हैं, अनेक बार रचना तत्वों का पारस्परिक संबंध उनके यथार्थ स्वरूप को परिवर्तित कर देता है। और जैसे कह सकते हैं कि जैसे, परंतु अनेक बार रचना तत्वों का पारस्परिक संबंध उनके यथार्थ स्वरूप को परिवर्तित कर देता है। अर्थात एक समान माप के आयात क्षैतिज व लंबवत रेखाओं से विभाजित करने पर विभिन्न माप का आभास देते हैं। इसीलिए जब किसी छोटी आकृति को लंबा दिखाना हो तो वहाँ पर लंबवत रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। यानी कि एक प्रपोर्शन को किस तरह से भूमि में सेट किया जाता है। यानी कि जैसे इसी प्रकार लंबी आकृति को जैसे छोटा दिखाने के लिए जो क्षैतिज रेखा है, उसका प्रयोग किया जाता है। और प्रमाण के संदर्भ में देखो तो छोटा, बड़ा, लंबा आदि सभी पारिभाषिक शब्दावली है। अब जैसे आती है चीज़ इसके प्रमाण भूमि के बाद में, कि वर्ण और प्रमाण, यानी कि रंगों के माध्यम से किस तरह से प्रपोर्शन किया जा सकता है, क्या प्रमाण उसका किया जा सकता है एक कंपोजिशन में, एक पेंटिंग में। तो प्रमाण परिवर्तन के माध्यम से चित्र में रुचि उत्पन्न की जा सकती है। यानी जो प्रमाण है, जो प्रपोर्शन है, उसका जो हमसे परिवर्तन करके, उसके अंदर चेंज करके, उसमें आकृति को छोटी बड़ी करके या दूसरी आकृति चेंज करके, और उसके माध्यम से चित्र में रुचि उत्पन्न करते हैं, की जा सकती है। जबकि समान आकृति की या समान आकार आदि की आवृत्ति से निरस्तता उत्पन्न होती है। और इस प्रकार आकृति व वर्ण का चयन इस प्रकार करना चाहिए कि रंग योजना आकर्षक दिखाई दे। यानी कि जो प्रपोर्शन है या जो भी आकृति है, उसका जो फॉर्म है, और उसके फॉर्म के अनुसार उसका आकार, यानी कि जो उसके जो इस तरह से की जानी चाहिए कि जो चयन इस प्रकार करना चाहिए कि रंग योजना आकर्षक दिखाई दे। हमारी जो फॉर्म है, उस फॉर्म का क्या प्रपोर्शन है, हमारी क्या स्पेस है, उसको इस प्रकार से उसके अंदर चयन करके, और इस प्रकार से करना चाहिए कि जो रंग योजना है, जो कलर्स इसके अंदर लगाएंगे, वो भी आकर्षक लगे उस फॉर्म के अनुसार। क्योंकि समान वर्ण प्रमाण वाली रंग योजना से असमान रंग प्रमाण वाला चित्र अधिक आकर्षक दिखाई देगा। यानी कि जो समान वर्ण वाला जो प्रमाण है,
यानी जो प्रपोर्शन है, और उसकी जो वाली रंग योजना से जो असमान रंग प्रमाण वाला चित्र अधिक आकर्षक दिखाई देगा। यानी कि जो कलर के अंदर जो हमारी जो फॉर्म है, तो एक दो जो समान समान फॉर्म है, तो वो नहीं बना के उसकी जगह जैसे एक फॉर्म उसके अंदर अलग अलग जो फॉर्म बना के और अलग उसके अंदर से कलर देंगे, तो वो एक आकर्षण, विशेष आकर्षण उसका दिखाई देगा, आकर्षित दिखाई देगा। क्योंकि समान वर्ण प्रमाण वाली रंग योजना से असमान रंग प्रमाण वाला चित्र अधिक आकर्षक दिखाई देता है और दिखाई देगा। और किसी चित्र में एक समान आकर्षण शक्ति होने पर स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत को प्रयोग कर उनके अनुपात में अंतर किया जा सकता है। किंतु विभिन्न जो आकर्षण शक्ति वाले वर्ण प्रयोग के लिए विस्तार सिद्धांत को ही अपनाना श्रेयस्कर रहता है। तो ये कहते हैं कि जिससे मान लो अगर कोई दिक्कत आ रही है पेंटिंग में, तो जो स्वर्णिम योजना है जो बताया था उसमें, इसलिए स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत का प्रयोग करके उनके अनुपात में अंतर किया जा सकता है। परंतु जैसे मान लो विभिन्न आकर्षण शक्ति वाले वर्ण के लिए विस्तार सिद्धांत को ही अपनाकर श्रेयस्कर रहता है, श्रेष्ठकर रहता है। अब जैसे मानव आकृति और प्रमाण, तो ये इससे पूर्व क्या था, वर्ण और प्रमाण, यानी कि जो कलर और उसका प्रपोर्शन, उसका प्रमाण। अब दूसरा जैसे मानव आकृति और प्रमाण, तो मानव आकृति का किस तरह से उनका कैसा प्रमाण हो, कैसा उनका प्रपोर्शन हो। तो मानव आकृति में प्रमाण निर्धारण करने के लिए भिन्न भिन्न अवधारणाएं प्रचलित रही है। कि जैसे रेनेसा काल है, ये वेस्टर्न का पार्ट है रेनेसा काल, है ना, इसको पुनर्जागरण काल ही बोलते हैं। रेनेसा काल ने मानव आकृति को ही अनुपात व्यवस्था का सर्वश्रेष्ठ मानदंड स्वीकार किया कि मनुष्य, एक जो मनुष्य है, उस मनुष्य की आकृति कितनी बड़ी हो। एक जैसे मान लो सामान्यतः मनुष्य खड़ा रहता है, उसकी क्या हाइट होती है, तो उस हाइट के अनुसार उसके हाथ की कितनी लंबाई होती है, उसके पैरों की लंबाई क्या है, उसके उंगलियों की लंबाई क्या है, उसके फेस है, उसके फेस के अंदर नाक कान उसका क्या प्रोपोर्शन रहेगा। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने प्रतिपादित कर ली थी। तो मानव आकृति के अंदर जैसे रेनेसां काल के कलाकारों ने मानव आकृति को अनुपात व्यवस्था का सर्वश्रेष्ठ मानदंड स्वीकार किया और अपने ढंग से आदर्श प्रमाण व्यवस्था के नियम खोजने के प्रयास भी किए। और स्थापत्यकार अल्बर्टी ने आदर्श मानव आकृति की रचना के लिए एक निश्चित अनुपात निर्धारित करने का प्रयास भी किया, जिसके अनुसार आदर्श सौंदर्य की स्थापना के लिए अनेक आकृतियों से चयन करके रचना की जानी चाहिए। तो ये जैसे अल्बर्टी है, इन्होंने क्या किया कि आदर्श जो मानव आकृति रचना के लिए कि निश्चित अनुपात निर्धारित करने का प्रयास किया और उसके अंतर्गत आदर्श सौंदर्य की स्थापना के लिए, जैसे कि एक आदर्श सौंदर्य कैसे स्थापित हो उस पेंटिंग में, तो उसके लिए आकृतियों से जो चयन करके रचना की जानी चाहिए। कैसी आकृतियाँ हो, किस तरह की आकृतियाँ हो, वो एक सेलेक्ट करके चयन करके और उसमें कार्य करना चाहिए। अब जैसे लियोनार्डो जो विंची है, लियोनार्डो के अनुसार मानव शरीर की रचना में गति को ध्यान में रखकर अनुपात व्यवस्था को प्रयोग में लाना चाहिए। तो लियोनार्डो जो विंची कहते हैं कि मानव शरीर की जो रचना में उसमें एक मूवमेंट हो, उसमें गति को ध्यान में रखकर उसके अनुपात की व्यवस्था को प्रयोग में लाना चाहिए। कि मानव आकृति है, वो खड़ी है, बैठी है, किस मूवमेंट में है, कोई स्पोर्ट्स के अंदर है या कोई किसी भी रूप में है, तो उसका क्या उसके अंदर मूवमेंट है, तो उस मूवमेंट को ध्यान में रखकर उसके प्रमाण या उसका जो प्रोपोर्शन है उसको स्थापित, उसको प्रयोग में लाना चाहिए। तो इस संदर्भ में लियोनार्डो जैसे परिप्रेक्ष्य, जिसको कहते हैं पर्सपेक्टिव या क्षय वृद्धि, फोर्ट शॉर्टिंग के सिद्धांत का भी अनुपात व्यवस्था में प्रयोग किया। कि जैसे मान लो बड़ी जो आकृति है वो नज़दीक और दूर की जो आकृति है वो छोटी होती जाती है। तो इस चीज़ का भी उन्होंने प्रयोग किया लियोनार्डो विंची ने। उसी प्रकार जैसे अल्बर्ट ड्यूरर, ये भी आर्टिस्ट रहे हैं पश्चिम के, तो अल्बर्ट ड्यूरर ने मानव आकृति की गतिशीलता को ध्यान में रखते हुए आकृति रचना में सौंदर्य उत्पन्न करने के लिए सदैव एक ही अनुपात व्यवस्था के व्यवहार का खंडन किया। तो जबकि माइकल एंजेलो ने मानव देह को 8 भागों में विभाजित कर प्रमाण निश्चित किया। तो ये ध्यान देने की चीज़ है कि जो आर्टिस्ट थे माइकल एंजेलो ने, तो इन्होंने जो मानव शरीर है उस शरीर को 8 भागों में विभाजित करके प्रमाण उन्होंने निश्चित किया था, इसका प्रपोर्शन, जिसके अनुसार सिर एक इकाई है, वो कहते हैं जो हमारा मस्तिष्क है, फेस है, ये एक इकाई है। और उसी प्रकार से नारी आकृति को
सिर के माप से 7.5 गुना बनाया जाना चाहिए और शेष शरीर का आकार इसी अनुपात में निश्चित होना चाहिए। ये किसके सिद्धांत थे, ये किसका विचार था? माइकल एंजेलो। तो माइकल एंजेलो क्या कहते थे कि जो हमारा शरीर है, मस्तिष्क से पूरा जो आदमी का, उसको उसके जो मानव मस्तिष्क, उसकी जो खोपड़ी है ना, उसका जो मतलब उसका जो मस्तिष्क माथा है, खोपड़ी है, तो उसके अनुसार उसने उसके अनुपात को 8 भागों में उन्होंने बांट के अनुसार उन्होंने एक प्रोपोर्शन तय किया। तो जिसके अनुसार वो कहते हैं कि एक सिर एक इकाई है और नारी आकृति को सिर के माप से 7.5 गुना बनाया जाना चाहिए और शेष शरीर का आकार इसी अनुपात में निश्चित होना चाहिए। इसी प्रकार जैसे ग्रीक व रोमन मूर्तिकला, वास्तुकला में प्रमाण निर्धारण के उपयोगी सिद्धांत मिलते हैं और आधुनिक रूपवादी फॉर्मलिस्ट कलाकारों ने भी आदर्श प्रमाण व्यवस्था के प्रति रुचि तथा नियमों, सांख्यिक संबंधों और ज्यामितीय रूपाकारों के अध्ययन और विश्लेषण के प्रति रुचि दिखाई। तो बाद में जैसे घनवादी क्यूबिज्म कलाकारों ने भी चित्रभूमि के विभाजन और अंतराल में ज्यामितिक रूपाकारों को गणितीय योजना में व्यवस्थित करने की दृष्टि से प्रमाण पर विचार प्रारंभ किया। और कांडिन्स्की, ये भी आर्टिस्ट थे, कांडिन्स्की, मोंद्रिया, सरी के आधुनिक कलाकारों के चित्रों में भी प्रमाण यानी जो प्रपोर्शन व्यवस्था देखने को मिलती है, परंतु इन्होंने प्रमाण अथवा अनुपात को सीमित अर्थों में प्रयुक्त न करके समग्र स्वरूप को ही अपनाया। मतलब एक खाली संपूर्ण छोटे से रूप में नहीं मान के इन्होंने संपूर्ण रूप में इस चीज़ को इन्होंने अपनाया। जो नए आधुनिक जो आर्टिस्ट, चाहे वो घनवादी हो और जैसे कांडिन्स्की है, मोंद्रिया है, तो इन्होंने उसी हिसाब से एक मतलब इसको गणितीय योजना में व्यवस्थित करने की दृष्टि से रूपाकारों को व्यवस्थित एक दृष्टि प्रमाण पर विचार प्रारंभ किया और जिनमें प्रमुख थे जैसे कांडिन्स्की, मोंद्रिया आदि। धन्यवाद। इसके आगे हम थोड़ा सा और है उसको हम आगे वाले में व्याख्यान में चर्चा करें।